हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में इन प्रश्नों को किस तरह हम समझते हुए हल कर सकते हैं ये बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि तीनों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों में कुछ अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, वह संख्या क्या होगा जिसका वर्ग संख्या 13 व 12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो करना क्या है, सबसे पहले उस संख्या को मान लेना x, यानी कि माना कि वह संख्या क्या है, x है। अगर हमने संख्या को x मान लिया तो प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। तो कह रहा है वह संख्या क्या होगा जिसका वर्ग, तो वो संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिखा है ना, वह संख्या क्या होगा जिसका वर्ग, तो संख्या का वर्ग कर देंगे। और संख्या को क्या माना हमने, x। संख्या 13 व 12 के वर्ग, तो 13 का वर्ग लिखें और 12 का वर्ग लिखें। फिर क्या कह रहा है, वर्गों के अंतर, यानी संख्या 13 और 12 का वर्ग करेंगे और इसका अंतर यानी कि घटाव है, बीच में घटाव का चिन्ह, ऋण चिन्ह के बराबर है। तो ये जो संख्या का वर्ग है वो संख्या 13 का वर्ग और 12 के वर्ग के अंतर के बराबर है। इस तरह देखिए इस प्रश्न के अनुसार एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। सरसरी तौर पर एक बार और समझो, क्या कह रहा है प्रश्न, वह संख्या क्या होगा जिसका वर्ग, तो हमने संख्या को मान लिया x और उसका वर्ग लिखा है, जिसका वर्ग, तो उस संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग कर लिया। फिर लिखा है संख्या 13 व 12 के वर्गों, तो 13 और 12 के वर्गों वर्ग कर दिए। फिर कह रहा है अंतर के बराबर, तो इसका अंतर यानी कि घटाव करेंगे बीच में और ये उसी के बराबर है, ये संख्या का वर्ग। अब ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए इसका एक सूत्र होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इस रूप में देखो लिखा, a का वर्ग b का वर्ग, बीच में ऋण चिन्ह। ऐसा जब हो तो इसका सूत्र है कि a और b को जोड़ दो, फिर गुणा कर देंगे a में से b को घटाकर। a वर्ग ऋण b वर्ग दिया हो, यानी इस रूप में लिखा हो कोई संख्या समीकरण, तो हमको क्या करना है, a और b को जोड़ देना है, फिर a में से b को घटा के गुणा कर देना है। बस यही चीज करेंगे। क्या होगा, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 12 को जोड़ेंगे, फिर गुणा करेंगे किससे, 13 में से 12 घटा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक सूत्र है। अब देखो क्या होगा, 13 और 12 जोड़े 25 गुणे 13 में से 12 घटाए 1, क्या होगा 25 एक का 25, यानी कि हमको x का वर्ग बराबर क्या मिला, 25। हमें x का मान जानना है, वह संख्या क्या होगा ऐसा पूछा है। तो वर्ग को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, या दो नियम है, जैसे यहाँ लिखा है ना x का वर्ग, यहाँ 25 लिखा है, ठीक, तो ये वर्ग लिखा है, इस दोनों को क्या करें, गुणनफल के रूप में लिखे। जैसे x का वर्ग मतलब क्या होगा, x गुणित x। 25 को ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। समान सब x का गुणा है तो समान संख्या का गुणा के रूप में लिखेंगे 25 को, तो 5 गुणित 5 लिखा जा सकता है। इस तरह देखो x की जगह में हमको क्या मिला, 5, तो 5 क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। दूसरा तरीका क्या कहता है, हम ये जो वर्ग चिन्ह है उसको पक्षांतर करेंगे तभी तो x का मान मिलेगा। तो x बराबर हो जाएगा वर्ग का पक्षांतर करने पर वर्गमूल, इधर क्या है 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस तरह x बराबर क्या मिला, 5। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इस तरह भाग जोड़ कर 5 पंचे
25। अब ये एक जोड़ा बना के एक संख्या को लेते हैं, तो इस तरह 5 क्या हुआ, वह संख्या हुआ जिसका वर्ग संख्या 13 और 12 के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो, ये फार्मूला याद रखो कि ए और बी यानी दो संख्या दिया है उसके वर्गों का अंतर हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को आपस में घटाओ, जो संख्या मिलेगा उसका गुणा करो, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगा उसका वर्गमूल निकाल लेना। ठीक, देख लो, गुणा करने के बाद जो संख्या मिला उसका क्या किए, वर्गमूल निकाले, तो हमें वो संख्या यानी कि 1 का मान मिल गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है 3.78 मीटर लंबे एवं 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार आंगन में समान माप की वर्गाकार टाइल बिछाई जाती है, ऐसी न्यूनतम टाइलों की संख्या क्या होगी। प्रश्न को पहले समझना है। न्यूनतम टाइलों की संख्या यानी कम से कम टाइल लगाया जाए, तो कम से कम टाइल कब लगेगा, जब टाइल बड़ा से बड़ा हो, यानी उसका साइज बड़ा से बड़ा हो। बड़ा से बड़ा को क्या बोलते हैं, महत्तम। ठीक है, तो जो टाइल लगाया जाएगा उसका साइज बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के टाइलों की संख्या कम से कम लगेगी। तो यहाँ जो टाइल लगाया जाएगा वर्गाकार टाइल, उसका जो साइज है, उसका जो माप है बड़ा से बड़ा हो, वहीं से पता चलता है हमको दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, तो ये दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। पूर्णांक संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना और दशमलव वाली संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना, दोनों में अंतर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस वीडियो में जो 3 प्रश्न लिए हैं, तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग अवधारणा को बताया गया है। तो उसको चलिए समझते हैं। देखिए क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले जो संख्या दिया है क्या क्या है, 3.78 और 5.25, इसका निकालेंगे हम महत्तम समापवर्तक। और जब भी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो देखिए जो संख्या दिया है इस तरह लिखा है, तो इसमें देखते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होना चाहिए, और नहीं है तो 0 लगा के करते हैं। तो यहाँ देखें अंकों की संख्या दशमलव के बाद 1 2 अंक, इसमें देखें तो इसमें भी 2 अंक है, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान हो तो हम दशमलव लगाए बिना इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो दशमलव हटा देने के बाद ये बन गया 378, ये बन गया 525। चलिए महत्तम समापवर्तक याद करते हैं। कैसे करेंगे, देखो ऐसी संख्या से भाग करते हैं महत्तम समापवर्तक याद करते समय अभाज्य गुणनखंड विधि में, जिससे दोनों संख्या विभाजित हो। तो देखो 2 से ये तो जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो 2 से बड़ा भाज्य संख्या कौन है, 3। 3 से 7 3 10 8 18, 5 2 7 7 5 12, यानी कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये 3 से भाग चला जाएगा। देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 18 बना, 3 6 18, इसे 3 1 कम 3, क्या बचेगा 2, 22 बन जाएगा, 3 7 21, बचेगा 1, 3 5 15। ये अब देखिए 3 से विभाजित होगा क्या, तो 6 2 8 1 9, 9 तो हो जाएगा, 7 5 12 1 13, अंकों का योगफल इसका 13 आ रहा है, मतलब 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अगला भाज्य संख्या है 5, 5 से ये तो विभाजित होगा, ये नहीं होगा। उससे बड़ा भाज्य संख्या 7, देखिए 7 से 7 1 कम 7, क्या बचेगा 5, बनेगा 56, 7 8 56, इसका देखिए 7 दूनी 14, क्या बचेगा 3, बनेगा 35, 7 5 35। अब ये जो 18 और 25 है ना, किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जिन दोनों संख्याओं से भाग गया उनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और गुणनफल क्या मिला हमको 21। तो ये मिल गया हमको महत्तम समापवर्तक। लेकिन यहाँ देखो दशमलव वाली संख्या है, तो लिखेंगे जो भी संख्या मिलेगा महत्तम समापवर्तक उसको, और क्या करेंगे, इसमें देखो 2 अंकों के बाद दाएं से बाएं की ओर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो जो संख्या मिला उसमें भी लगाएंगे। तो 1 2,
तो इस तरह 0.21 क्या मिल गया, महत्तम समापवर्तक। और यही क्या है, उस वर्गाकार टाइल की एक भुजा का माप है, जिस टाइल को हमको उस आयताकार में आंगन में लगाना है। ठीक, अब टाइलों की संख्या जानना है तो क्या करते हैं, चलिए इसको पहले मिटा देता हूं। अब टाइलों की संख्या बराबर क्या होता है, देखिए टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या बराबर होता है, जहां टाइल लगा रहे हैं तो कहां लगा रहे हैं, आंगन में, तो ये हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल। और जो टाइल लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है वो नीचे। तो ये जो हमारा भुजा का मान मिला ना महत्तम समापवर्तक निकालने पर 0.21, यही एक भुजा का मान है, क्योंकि वर्गाकार टाइल लगाना है, ठीक है ना। तो एक भुजा का मान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी यहां लिखेंगे हम लोग टाइल का क्षेत्रफल। आंगन के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो हमको टाइलों की संख्या मिल जाता है। चलिए आंगन का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 3.78 और ये हो गया गुणित 5.25, नीचे क्या आएगा 0.21 गुणित 0.21, सिंपल। बस अब इसको हल करेंगे उत्तर मिल जाएगा। कैसे, चलिए करते हैं। देखिए दशमलव बाद अंकों की संख्या समान है, समान हो तो ये दशमलव क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समझ आए, कभी भी भाग के प्रश्न में कभी भी इस तरह अंश हर में संख्या हो और उनके बाद और उनमें दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो तो हल करते समय दशमलव हटा सकते हैं। अगर बराबर ना हो तो शून्य लगा बराबर कर लेना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए 21 एक कम 21, 21 एक कम 21, क्या बचेगा 9 7 16, तो ये हो जाएगा 8 बार 21 8 होता है 168। यहाँ देखें 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, तो कितना बचेगा 10, क्या बन गया 105, तो 21 पंचे क्या आ जाएगा 105। हमें क्या मिला 18 गुणित 25। अब इसी को हल करना है, 25 8 200 और हासिल क्या आ गया 20, तो 25 से कम 25, 25 और 20 45, तो 450 कुल टाइल लगेंगे। कितने लगेंगे 450 टाइल्स। तो ये इसका नियम है। अगर आप समझे रहोगे तो प्रश्न में कुछ भी संख्या दिया हो ये बना सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, मुख्य रूप से इस प्रश्न में समझना क्या था कि जब भी इस तरह न्यूनतम टाइलों की संख्या पूछे तो समझ जाओ वर्गाकार टाइल लगाना है, माने उसका जो संख्या दिया है उसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, और महत्तम समापवर्तक जो निकालोगे वो हो जाएगा उस टाइल का एक भुजा का मान। क्योंकि वर्गाकार है तो एक भुजा का मान चाहिए, फिर तो सभी भुजा वैसे ही रहता है। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्या का किस तरह महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं मैंने अभी बताया। ठीक है, दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव हटा के पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। जो संख्या मिलेगा उसमें फिर दशमलव लगाया जाता है। पहले जो संख्या, जिस संख्या का हम लोग निकाले महत्तम समापवर्तक उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है उतने अंकों के बाद उसमें दशमलव लगा देते हैं, वो मिल जाता है टाइल की एक भुजा का मान। फिर जान रहे हो टाइलों की संख्या माने कहाँ टाइल लगा रहे हैं, तो आंगन में, तो आंगन का क्षेत्रफल ऊपर, एक टाइल का क्षेत्रफल नीचे। हल करो, जो संख्या है वही कुल टाइल की संख्या होता है। ठीक, आशा है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते। देखिए प्रश्न लिखा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर है को बनाने में लगेंगी होगी। ये पूछा है, मतलब क्या पूछा है, टाइलों की संख्या पूछा है। करेंगे क्या, अभी बताया मैंने, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कहाँ टाइल लगाया जा रहा है उसका क्षेत्रफल लिखा है ऊपर, तो कहाँ लगाया जा रहा है, देखो फर्श में जिसकी माप 3.6 मीटर है। अब यहाँ पर 3.6 क्या है, किसकी माप है, ये समझने वाली बात है।
क्योंकि यही मुख्य पॉइंट है इसमें। प्रश्न में लिख दिया है ये तो टायर की एक वर्गाकार टायर है, उसकी एक भुजा का माप है। तो हम सीधा एक टायर का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 × 15 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। जब भी टायरों की संख्या पूछे तो उस टायर का क्षेत्रफल नीचे लिखाता है, ठीक। सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर वाले को भी सेंटीमीटर में ही लिखना रहता है, ये चीज भी ध्यान में, ठीक। अब यहाँ लिखा है कि फर्श जिसकी माप 3.6 मीटर है। अब ये माप किसका माप होगा? तो ये दरअसल जो फर्श है वो भी वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। और ये इसका जो एक भुजा का माप है, ये वही चीज है। ये जो माप दिया है वो वर्गाकार फर्श के एक भुजा का माप है। तो वर्गाकार फर्श है मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों समान रहेगा, तो ये हो जाएगा एक भुजा का माप। और तो वर्गाकार फर्श है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3.6 मीटर गुणित 3.6 मीटर, इस तरह। तो यहां देखो नीचे सेंटीमीटर में है। अब ये जो फर्श का माप है वो मीटर में है, तो उसको बदल के लिखना है। तो 3.6 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है 360 सेंटीमीटर, ठीक। अब बदल के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 360 गुणित 360 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर कैसे? 15 से भाग करो, 15 एक कम 15 दूनी 30, क्या बचा? 6, 60 बन गया, 15 चौक 60। इस तरह ये भी कटेगा तो 24 आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम। तो क्या मिला? 24 गुणित 24। अब इसको हल करेंगे, कितना होगा? चलो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ। देखो 24 गुणित 24 का मतलब क्या है? 24 का वर्ग। और वर्ग का शॉर्ट ट्रिक बता देंगे। देखो पहले इनका वर्ग करो, 4 का, तो 4 चौक 16 हासिल 1, तीनों का गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 एक 17 हासिल 1। अब इकाई का वर्ग 2 दूनी 4, 4 एक 5, यानी कि 576 क्या हो जाएगा? कुल टायरों की संख्या। आप अगर ये वाला ट्रिक नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल पे किस तरह वर्ग ज्ञात किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से, वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने कैसे हम वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं ये बताया है, ठीक। तो इस तरह कर सकते हो। नहीं जानते तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 576 टाइल्स लगेंगे कहां पर? उस कमरे के फर्श। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को भी आप हल कर सकते हो। इस प्रश्न का कठिनाई क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो माप लिखा है यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है कि वो आयताकार फर्श के एक भुजा का माप है, ऐसा नहीं लिखा है। तो हमको यहाँ समझना रहता है कि भाई 3.6 मीटर है तो वो कमरे का एक लंबाई होगा। परिमाप तो नहीं हो सकता, परिमाप कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा कमरा, ठीक है। तो इस तरह ये जो माप दिया है वो क्या है? फर्श की एक भुजा का माप है। और फर्श कैसा है? वर्गाकार है। प्रश्न में लिखा नहीं है लेकिन हमको समझना है। जब भी एक माप दिया हो तो वहां पर वो वर्गाकार होता है। आयताकार में लंबाई चौड़ाई दोनों देना पड़ता है, जैसे इस प्रश्न में था, ठीक। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। आशा है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। और आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का और क्वेश्चन हो तो मुझे इस दिए गए नंबर पर जरूर शेयर करें, मैं उनको अगले वीडियो में शामिल करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।